अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास। पाकिस्तान की सियासत में आज एक बड़ा तारीख साज दिन है। तहरीक अदम एतमाद का दिन है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, या फिर किसी भी वजह से आज का जो अहम इजलास होने जा रहा है वो उसके अंदर फिर एक बार फिर से मुलतवी इसको कर दिया जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं। और सिर्फ कौमी असम्बली ही नहीं, शर इक़्तिदार ही नहीं, बल्कि अगर हम बात कर लें पंजाब, तो पंजाब में भी इसी तरह की सूरत हाल है। आज वहाँ भी एक अहम इजलास होने जा रहा है जहाँ पर देखा जाएगा कि तख्ते लाहौर पर कौन बैठेगा, कौन राज करेगा, पंजाब में किसकी हुकूमत बनेगी। अपोजिशन और हुकूमत दोनों की बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं शर इक़्तिदार के हवाले से। शर इक़्तिदार के हवाले से अगर बात की जाए तो अपोजिशन बड़े कॉन्फिडेंस में नज़र आती है, और बज़ाहिर लगता है ऐसा ही है कि कॉन्फिडेंस उसका बरहक भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी अददी अक्सरियत को ज़ाहिर किया है, चाहे वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर उन्होंने इजलास किए हों, सिंध हाउस में इजलास किए हों, इशाइये दिए हों, जितने भी उन्होंने तमाम इजलास किए उन्होंने अपनी पावर को शो किया है। और कौमी असम्बली के इजलास जो गुज़िश्ता दिनों में जो हुआ उसके अंदर भी उन्होंने अपनी अददी अक्सरियत को ज़ाहिर कर दिया, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया गया किसी भी वजह से। और डिप्टी स्पीकर ने उस टाइम कहा था कि इजलास जो चलाने के लिए जो माहौल है वो साजगार नहीं है, इसलिए हमने इजलास को मुलतवी कर दिया। आज आइनी तौर पर आज आखिरी दिन है। हर हाल में, हर सूरत में जो है वो वोटिंग होनी है। उस सूरत में देखते हैं कि क्या वाकई कोई मज़ीद कोई हुकूमत ताख़ीरी हरब इस्तेमाल कर सकती है, इसको मज़ीद ताख़ीर का शिकार कर सकती है या नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर हम बात यहाँ पर कर लें हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से, हुकूमत ने अपनी पॉलिसी को तब्दील किया है। पहले हमने इससे पहले ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया था कि हमारे जो अरकान हैं वो उस दिन वोटिंग वाले दिन इजलास में नहीं जाएंगे या कौमी असम्बली इजलास में नहीं जाएंगी। उसकी वजह वो ये बताते रहे कि चूँकि अपोजिशन का ये काम है, जो अदद उनको चाहिए, यानी कि 172 का जो अदद है, हिंदसा है, उनको चाहिए, तो लिहाजा बंदे पूरे करना उन्हीं का काम है। लेकिन इतलात ऐसी आ रही हैं कि कल जब इशाइया दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपने पार्लिमान अरकान को, तो वहाँ पर 140 लोग मौजूद थे। वहाँ पर बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि चूँकि ऐसी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए, नाकाम बनाने के लिए दोनों सूरतों में 172 नंबर चाहिए अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन ने ये नंबर जो है वो सामने रखने हैं, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद वही लेकर आए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर देखते हैं कि चीज़ें कहाँ पर होती हुई हमें नज़र आ जाती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म के कल के, जिस तरह से कल उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की, आवाम से बरह रास्त उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बड़ी हद तक जो यकीनी तौर पर रवायती एक उनका खिताब भी था, तकरीर भी थी, अंदाज़ भी था लोगों से बात करने का। जिस तरह से उन्होंने बात की कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, मेरे इक़्तिदार को ख़त्म किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जवानों को उन्होंने बिलख़ुसूस मुखातिब करते हुए कहा कि देखिए, आपको बाहर निकलना होगा, नेकी के लिए निकलना होगा, बदी के ख़िलाफ़ निकलना होगा। चूँकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, तो ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ आपको मुतहरिक होना होगा, ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ मुतहरिक होना होगा। तो ये देखना है कि क्योंकि जो भी इक़्तिदार के ऊपर बैठा हुआ शख्स होता है, वज़ीर-ए-आज़म होता है, ऐसे मनसब के ऊपर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। हम शहर इक़्तिदार के हवाले से भी बात करेंगे। आज के बड़ा एक तारीख़ साज़ दिन है, दोनों लिहाज से, शहर इक़्तिदार के हवाले से भी और पंजाब के हवाले से भी। और पंजाब की सूरत हाल के ऊपर देखते हैं कि पंजाब में भी अपोजिशन बड़ी मुतहरिक है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं। तरीन ग्रुप हो या उसके बाद अलीम खान ग्रुप हो, तो उस हवाले से भी बात की जाती है कि उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया हमजा शहबाज की। जबकि छीना ग्रुप जो कि एक अलग से ग्रुप है, उनका ये कहा जा रहा है कि उन्होंने परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान किया है। पंजाब में एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम ये पहले बात करेंगे। पंजाब की सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लेंगे। हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है हनीफ कमर साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हनीफ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पंजाब की सूरत हाल एग्जैक्टली क्या है, क्या हो रहा है? दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? जी, आज पंजाब असम्बली का इजलास भी होगा इसी तरह जिस तरह मरकज में हो रहा है, और नए कहले अवान का इंतखाब किया जाएगा। तो पंजाब में सूरत हाल है कोई इजी नहीं है दोनों पार्टियों के लिए, मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए भी, और जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज इलाही, ये भी पार्टी पोजीशन दावे तो दोनों पार्टियां कर रही हैं अपनी अपनी जीत के, और ये कह रही हैं कि उनके साथ अरकान ज्यादा हैं, लेकिन को पता नहीं चल रहा फिलहाल के ऐन आखिरी वक्त पर वफादारियां तब्दील होती भी हमने माजी में देखी है। तो इस दफा भी कोई बड़ी बात नहीं कि कोई वफादारी बदल जाए।
371 का ऐवान है पंजाब असेंबली का, और सही। इसमें 186 चाहिए जीतने के लिए, वजीर आला बनने के लिए। 186 अरकान जिसके साथ होंगे वो वजीर आला बनेगा। पीटीआई की 183 नशिस्तें हैं इस ऐवान में, और नून लीग की 165 हैं, काफ लीग की 10 हैं, पीपल्स पार्टी की 7 हैं, 5 इंडिपेंडेंट हैं और 1 राहे हक पार्टी का है। इस तरह ये 371 का ऐवान बनता है। अब अगर कैलकुलेशन की जाए तो अगर मुत्तहिदा अपोजिशन की हम बात करें जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तो नून लीग के 165 अरकान है और 7 अरकान है पीपल्स पार्टी के। और नून लीग के 165 में से भी कुछ लोग मुनहरिफ हुए हैं जिनकी तादाद कम अज कम 5 है। तो हम कह सकते हैं कि नून लीग के पास जो है वो 160 रह गए 5 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर, और 7 पीपल्स पार्टी के हो गए। तो ये होगी 167 की, 167 हो गए। इंडिपेंडेंट 5 हैं जिनमें एक चौधरी निसार साहब हैं, वो तो नहीं देंगे मुस्लिम लीग नून को वोट। जुगनू मोहसन साहबा आजाद रुकन है, वो नून लीग में शामिल हो चुकी हैं एक दिन पहले। इसी तरह 2 और आजाद अरकान है। तो आजाद अरकान में से 3 के करीब अरकान की जो है वो हमारे नून लीग को मिल जाए। अच्छा हनीफ साहब, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, जिस तरह से इतलात भी आ रही हैं कि तरीन ग्रुप के अंदर जो है वो उस तरह से अब यकजहती नहीं रही है, टूट फूट का शिकार है, वाकई इस खबर में किस हद तक सदाकत है? अगर अरकान टूटे हैं तरीन ग्रुप के तो कितनी हद तक जो है वो वोट परवेज़ इलाही साहब की जानिब जा सकता है, और कितने फीसद जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब जाएगा? असल में तरीन ग्रुप जो शुरू में था ये 40 के करीब अरकान की अपने साथ होने का दावा कर रहा था। अलीम खान ग्रुप भी 25-30 लोगों का दावा कर रहा था कि अपने साथ है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही का पंजाब की सियासत में एक बड़ा किरदार है, वो जोड़ तोड़ के बड़े माहिर हैं और लोगों की उनके साथ एफिलिएशन भी हैं। जो मुखालिफ पार्टीज में भी लोग होते हैं वो भी चौधरी परवेज इलाही के साथ राब्ते में रहते हैं। तो चौधरी परवेज इलाही के कैंडिडेट बनने से पंजाब में सूरत हाल उतनी इजी नहीं रही जितनी पहले थी। लेकिन तरीन ग्रुप के इस वक्त कम अज कम तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो है ये दोनों के मिला के 20 के करीब अरकान हैं जो मुत्तहिदा अपोजिशन के हामी हैं, और कुछ लोग हैं जो तरीन ग्रुप से छोड़कर, तरीन ग्रुप को और अलीम ग्रुप को छोड़कर वो चौधरी परवेज इलाही की तरफ चले गए हैं। तो अगर 20 अरकान भी तरीन ग्रुप के और अलीम ग्रुप के मिल जाएं मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ, जो कि रात तक तो उनके साथ था, रात गए तक तो ये 20 लोग उनको अपनी हमायत का यकीन दिला रहे थे। अगर आज ये सुबह सहरी के बाद से कोई और कारनामा नहीं हो जाता तो सहरी से पहले तक तो मुत्तहिदा अपोजिशन की जीत वाज़ेह थी। वो 186 का मार्जिन हासिल कर रहे थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्लेम तो वो 200 का कर रहे थे, लेकिन 190 के करीब अरकान कंफर्म थे सहरी से पहले मुत्तहिदा अपोजिशन के पास। सही, ठीक है। अच्छा हनीफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि हमने शहर इक़्तिदार की भी सूरत हाल जानी है, तो उसके लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डिप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम साहब। फैसल साहब, सबसे पहले आपके वक्त सर बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में जहाँ पर तहरीक अदम एतमाद के वाले से हम बात की जा रही है, सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है, हालात साजगार नहीं लग रहे, वज़ीर-ए-आज़म ने एहतजाज की कॉल दे दी है। इस रवैये के बारे में पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये ठीक है क्योंकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव मुल्क का, तो उसके पेश नज़र तो यही होता है कि अमन अमान रहे, आपकी तैयारी भी है लेकिन आप एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं, ये कोई पॉलिसी समझ में आई आपके? देखिए, सबसे पहले तो आप जो इस वक्त नंबर गेम सामने आ रही है उसका जायज़ा लें तो आपको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। जो इब्तदाई तौर पर नंबर गेम थी वो थी 163 और 176। सही, हुकूमत के पास अक्सरियत थी और अपोजिशन के पास तकरीबन 9 वोटों की कमी थी अक्सरियत, सादा अक्सरियत के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हुकूमती इत्तेहादी थे वो टूटते गए हैं। आपने BAP को देखा, आपने BNP को देखा, आपने MQM को देखा, और सबसे बढ़कर आपने काफ लीग को देखा कि काफ लीग की जो सूरत हाल है उसमें भी जो है वो तारिक बशीर चीमा रिज़ाइन कर चुके अपनी वजारत से, और उसके साथ साथ उनके साथ जो अपोजिशन है उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मज़ीद 2 MNAs उनके साथ हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो अपोजिशन को ले गई है राउंड अबाउट 178 तक, 178 तक। तो बज़ाहिर इस वक्त जो अपोजिशन की अक्सरियत नज़र आती है कि वो जो है वो, और गुज़िश्ता जो इजलास हुआ था उसमें उन्होंने 173 जो है वो उसका पावर शो भी किया था। इन नंबर्स में वो मुनहरिफ अरकान मौजूद नहीं है अभी? जी, इनमें अभी मुनहरिफ अरकान मौजूद नहीं है। जो 22 अरकान मुनहरिफ हैं वो इनमें मौजूद नहीं है, और अगर वो भी
इस तरह सामने आ जाते हैं तो वो 190 प्लस का फिगर होगा, 195, 196। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए परेशान कौन है। हुकूमत ने अगर अक्सरियत साबित करनी थी तो वो पार्लियामेंट के अंदर करनी थी। वज़ीर-ए-आज़म की अक्सरियत अगर वो ना भी जाते तो ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाती कि अपोजिशन के पास 172 ना होते, अपोजिशन के साथ इतनी बड़ी अक्सरियत ना होती। इस परेशान कुन जो सूरत हाल है उसमें जो है वो अजीब अजीब दावे किए जा रहे हैं और अजीब अजीब ऐलानात किए जा रहे हैं। आप देखें कि अगर सारी कार्रवाई होनी है पार्लियामेंट के अंदर तो वहाँ पे अवाम को बुलाने का, वहाँ पे नौजवानों को बुलाने का डी चौक में क्या मकसद है। आज 4 दिन हो गए आप मुसलसल कॉलें चलाए जा रहे हैं। आपके MNAs MPAs जो हैं वो कॉल चला रहे हैं कि जी डी चौक चलें, 10 बजे सुबह डी चौक चलें। आपने डी चौक में तो अक्सरियत साबित नहीं करनी, आपने तो अवाम में अक्सरियत साबित नहीं करनी। आप ये भी कहते हैं कि इस वक्त सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो नए इंतखाबात हैं। तो ठीक है, मिल बैठ के कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार कर लें कि नए इंतखाबात करवा लें, लेकिन ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि अगर आप अक्सरियत साबित नहीं कर पा रहे, जो बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, और उसकी बजाय आप जो है वो कॉल दे रहे हैं, तो ये हमें तसादम की तरफ ले जा सकती है और ख़दशा है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो अमन व अमान के लिए अच्छी ना हो और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छी ना हो। लेकिन उम्मीद यही है कि सारे मामला जिस तरह इंतज़ामात अभी तक नज़र आ रहे हैं कि जो ज़िले इंतज़ामिया उसकी तरफ से इकदाम किए गए, तकरीबन 8000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो है वो 2 शिफ्टों में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जिसमें रेंजर्स भी है, जिसमें FC भी है और जिसमें 3000 एहलकार जो हैं वो पंजाब पुलिस के भी बुलवाए गए हैं। तो कंट्रोल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कोई ऐसी नाखुशगवार जो है वो वाक़या पेश ना आए। ये इतनी तमाम जो सिक्योरिटी है जिसको 3 लेयर्स में भी तकसीम किया गया है, हो सकता है ये बाहर के अमूर इनके ऊपर ज़्यादा फोकस होंगे। पार्लियामेंट के अंदर आपको लगता है कि ज़्यादा खदशा है तसादुम का कि वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक खबरें चल रही हैं कि हुकूमत की ये हिकमत अमली है कि ईवान के अंदर ही ऐसा माहौल बना दिया जाए कि साजगार ना रहे स्पीकर के लिए इजलास को कंटिन्यू करना। देखें, बिल्कुल आप गुज़िश्ता इजलास का भी अगर जायज़ा लें तो गुज़िश्ता इजलास में भी अपोजिशन की तरफ से जो हिकमत अमली थी वो बड़ी वाज़ेह थी कि जो वक्फ़ा सवालात है वो नहीं किया जाएगा, और स्पीकर की तरफ से जो है वो जब वक्फ़ा सवालात किया गया तो अपोजिशन की तरफ से हर रुकन जो सवाल के लिए उठता था वो सिर्फ ये मुतालबा करता था कि आप वोटिंग करवाएं। और उससे पहले जो है वो हुकूमत की तरफ से जो तहरीक पेश की गई थी पार्लिमानी कमेटी के लिए इस हाल को मुख्तस करने की, उसको भी कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया था। तो वो सूरत हाल ऐसी थी कि वहाँ पे अगर वोटिंग करवाई जाती तो शायद हुकूमत जो है वो इस वक्त मौजूद ना होती और उस पर जो है वो फौरी तौर पर इजलास मुलतवी किया गया। आज का भी जो एजेंडा जारी किया गया है, अगर वोटिंग होनी है, अगर वोटिंग होनी है तो उस पर जो है तलावत कलाम पाक के बाद वाहिद एक होना चाहिए था वोटिंग का आइटम। लेकिन अगर हम एजेंडे का जायज़ा लेते हैं तो उससे तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद जो है वो जो दूसरा आइटम है वो वक्फ़ा सवालात का है। आज इतवार का दिन है और अमूमन हफ्ता और इतवार को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होता। वक्फ़ा सवालात आज भी रखा गया। उसके बाद आप देखें तो 2 कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी लगे हुए हैं, एक उस करारदाद से पहले और दूसरा उस करारदाद के बाद। तो कभी इम्कान यही है कि आज भी कोई तखीरी अरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, कोई ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, क्योंकि पहले जो है वो हुकूमत के अरकान नहीं आ रहे थे। कल दिन को ये फैसला किया गया कि हुकूमत के अरकान भी जो है वो सेशन में हिस्सा लेंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी शायद ख़ुद भी शिरकत करेंगे। तो ये कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा सकती है कि आज भी वोटिंग ना हो, और अगर आज भी वोटिंग ना हुई और इसको मज़ीद लटकाया गया तो इस हवाले से भी मज़ीद खदशात जन्म ले सकते हैं। तो अपोजिशन के पास फिर क्या हिकमत अमली होगी इस सूरत हाल के अंदर, जब आज भी अगर किसी भी तरह से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और वोटिंग का अमल ना हुआ तो फिर अपोजिशन क्या रास्ता अपनाएगी? देखिए, अपोजिशन के पास तो सबसे पहले जो है वो इसको चैलेंज करेंगे। उनका ख्याल ये है कि इसको चैलेंज भी किया जा सकता है और उसके साथ साथ जो एहतजाज की कॉल भी दी जा सकती है, और एहतजाज की कॉल अगर दी जाएगी और हुकूमत की तरफ से पहले ही एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है तो ये अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसको ख़राब कर सकती है। और मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों अतराफ़ को जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए, सियासी तदब्बुर का मुज़ाहरा करना चाहिए और जो एक पॉलिटिकल विजडम जिसे आप कहते हैं उसका मुज़ाहरा करना चाहिए और मिल बैठ के जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए। अगर तहरीक में तो बाद करारदाद आज पेश की जा रही है और उस पर वोटिंग हो जाती है तो जिसको अक्सरियत है उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये नहीं है तो कहाँ पे सियासत, कहाँ पे हम। बिल्कुल ऐसे अहम नुकता है जिसकी निशानदेही आपने की है। हनीफ, मैं आपकी जानिब आऊँगा, पंजाब की सूरत हाल के ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने देखा कि तरीन ग्रुप की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई हमजा शहबाज के साथ, उन्होंने ऐलान किया
अलीम खान ग्रुप की जो बात की जा रही है, उनसे मुलाकातें रात गए तो होती रही, आपने बताया। उनकी तरफ से भी ये इम्कान को जाहिर किया जा रहा है कि इजलास से पहले पहले वो भी एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, हिमायत का ऐलान कर देंगे कि हम मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ खड़े हैं या फिर दूसरी जानिब खड़े हैं। अलीम खान भी रात हमजा शहबाज के अशाइये में शरीक हुए और उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देने का। अलीम खान और तरीन ग्रुप दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पर हमजा शहबाज के अशाइये में भी शिरकत की और उनको के साथ तरीन ग्रुप की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और वहां पे अहद पैमान हो गए सारे, ये दोनों ग्रुप हुए। एक और डेवलपमेंट जो कल हुई वो ये थी कि पीटीआई के एक मलक असद खोखर साहब हैं एमपीए, और उनका भी एक धड़ा है पीटीआई में, 6-7 लोग उनके साथ हैं, 7 लोग। वो 7 लोगों के साथ उन्होंने भी मुत्तहिदा अपोजिशन की हमायत का ऐलान किया हमजा शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करके। तो ये तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप के अलावा और चीना ग्रुप के अलावा ये पीटीआई में एक और धड़ा था 7 अफराद का, ये 7 अफराद के साथ मिले हैं। तो इस तरह नंबर गेम के हिसाब से तो अपोजिशन के पास वाज़े मार्जिन है, जैसा कि मैंने अर्ज किया सहरी से पहले तक का। अब सहरी के बाद कोई जादू चल जाता है उस वक्त तक, तो क्योंकि पाकिस्तान की ये पॉलिटिक्स है, इसमें प्रोडिक्शन की नहीं जा सकती, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक जो रहीम यार खान से रुकने असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चौधरी मसूद साहब, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने इस्तीफा में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते और तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसियों की वजह से उन्हें अपने हल्के में भी बड़ी आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना है और महंगाई और ये दीगर मसाइल का जिक्र किया है। और उन्होंने कहा कि मेरी वज़ादारी इस बात का तकाजा करती है कि मैं पीटीआई को वोट नहीं दूंगा, लिहाजा मैं अपनी सीट से मुस्ताफी होता हूँ। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अभी तक उनका इस्तीफा कबूल होने या ना होने के बारे में कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल वो अगर मुस्ताफी हो जाते हैं तो 371 का ऐवान 370 का रह जाएगा। तो इस हिसाब से तो मुत्तहिदा अपोजिशन की बर्तरी वाज़े है। लेकिन जिस तरह का फैसल हकीम साहब इस्लामाबाद का सिनेरियो बता रहे हैं, यहाँ पे भी माहौल टेंस है। कल भी एहतजाज होता रहा असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी, और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने एहतजाज की कॉल दी तो यहाँ लाहौर में भी पीटीआई के एजाज चौधरी साहब और कुछ लोग वो लोगों को लेकर प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे, वहां पे एहतजाज हुआ। अगर वहां इस्लामाबाद में कोई सूरत हाल नाखुशगवार खुदा न खास्ता डेवलप होती है तो इसका इम्पैक्ट लाहौर पे और पंजाब पे भी पड़ेगा, और यहाँ पे भी उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश की जाएगी जो वहां पे हुक्मरान पार्टी इख्तियार करेगी। तो हुक्मरान पार्टी पहले तो उनकी ये स्ट्रेटेजी वाज़े थी, अपने अरकान असेंबली को वो फोन करके लेटर लिख के कह रहे थे कि आपने कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत नहीं करनी, लेकिन जब रात 140 बंदे रह गए उनके पास, 40 या गालबन 46 146 इतना जो फिगर है वो उनके पास रह गया, तो हिकमत अमली ये बनाई गई कि अब पीटीआई के अरकान भी जाएंगे असेंबली में। और जब पीटीआई के अरकान जाएंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर समेत पीटीआई के तमाम लोगों को अपनी शिकस्त कंफर्म हो चुकी है, तो जाहिर है वो वहां पे खामोश तो नहीं बैठेंगे, वो वहां पे हुल्लड़बाजी करेंगे। और जब हुल्लड़बाजी होगी और हुल्लड़बाजी के नतीजे में ये वोटिंग का अमल मुतासर हो सकता है, स्पीकर आड़ ले सकते हैं इस बात की और इजलास को वो पोस्टपोन कर सकते हैं, जिससे एक और आईनी बहरान पैदा होगा। फिर उसको अदालतों में चैलेंज किया जाएगा, ये मसला एक तरफ से लटकाया जाएगा, और इस सारी सूरत हाल का इम्पैक्ट पंजाब की यहाँ पे जो इजलास हो रहा होगा इस पर भी पड़ेगा। दोनों बेहक वक्त इजलास हो रहे हैं। तो इस तीसरा जो कार्ड जो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो आखिरी हरबा है वो ये है कि वो अपने अरकान असेंबली को मुस्ताफी होने का भी कह सकते हैं कि सारे लोग स्पीकर को इस्तीफे जमा करवा देंगे और स्पीकर उनके इस्तीफे को फौरी कबूल कर लेंगे। तो फिर भी 140-45 लोग अगर ऐवान से निकल जाएंगे तो वो भी एक आईनी बहरान पैदा होगा। तो हुकूमत ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ वो अपनी शिकस्त को वाज़े देखते हुए उसे तस्लीम करने से वाज़े तौर पर खुल्लम खुल्ला इनकारी है। वो कह रहे हैं कि ये हालांकि एक आईनी रास्ता है, आइन के मुताबिक अदम एतमाद जमा हुई है, आइन के मुताबिक लोगों ने वोट देना है, लेकिन आप आइन को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये पब्लिक में
स्ट्रीट पावर मेरे साथ है, इसलिए ये मैं आईनी अमल को मैं नहीं मानता, मैं इस प्रोसेस को नहीं मानता। अच्छा अनीफ, यहाँ पे तो ये भी मुझे बताइएगा, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि वहाँ भी कहीं ना कहीं अभाम है, वहाँ भी हमजा शहबाज की क़यादत के ऊपर उस तरह से एतमाद का इज़हार नहीं किया जा रहा है। 5 से 6 या 6 से 7 लोगों का कहा जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब भी दावा कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपने देखा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी टूट फूट का शिकार है इस मामले के ऊपर? मेरा ख्याल है कि नून लीग में अगर कोई दरार थी भी पहले, जो हमजा शहबाज के नॉमिनेशन होने पे और ज्यादा बढ़ जानी थी अगर मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत होती। अब जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये देख रहे हैं सारा सिनेरियो, उन्हें पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। वाज़े तौर पर जब शिकस्त नजर आ रही है, कौन बंदे सामने आ गए हैं, ओपन होके हुकूमत के खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो कौन ऐसा मेंबर पंजाब असम्बली होगा या कौमी असम्बली का मेंबर होगा जो इस सारी नाकाम हुकूमत का साथ देगा इस वक्त तो लोगों को अपने सियासी फ्यूचर की फिक्र है ना, जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। तो इसलिए जो दरारें थी भी नून लीग में, वो अब बाअमर मजबूरी खत्म हो रही है और हमजा पे इत्तेफाक हो रहा है। वही जो 5 बंदे स्टार्ट में 1 साल पहले से जो मुनहरिफ हुए हैं नून लीग के, वही मुनहरिफ है और अब उनको ये वापस लेने को भी तैयार नहीं है। उनमें से भी मेरी इत्तलात के मुताबिक 1-2 बंदों ने दरमियान में ट्राई की थी कि वो वापस आ जाएं, लेकिन उनमें से भी वापस लेने को वो तैयार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस बात का खदशा नहीं है कि लोग परवेज इलाही को मुस्लिम लीग नून को छोड़कर वोट देंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होती है तो यहाँ पे किसी सूरत परवेज इलाही की हुकूमत नहीं बन सकती, और अगर बन भी गई तो फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो थोड़े दिनों की मेहमान होगी और फ्यूचर यहाँ पे मुतहदा अपोजिशन का ही है, नून लीग का ही है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर अक्सरियत उनके साथ है। सही। इस्लामाबाद की मज़ीद सूरत हाल हम जान लेते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी फैसल साहब, हनीफ कमर साहब की, जिस तरह के लाहौर का जो सिनेरियो है वो कोई इतना भी बरअक्स नहीं है। जिस तरह के यहाँ के हालात हैं वैसे ही वहाँ के हालात हैं, टेंस एक माहौल है। मुझे ये बताइएगा, सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म बार बार अपने खिताबात के अंदर आवाम से गुफ्तगू भी करते हैं, बराह रास्त भी करते हैं, उसके अंदर वो कहते हैं कि सरप्राइज़ दूँगा, कप्तान के पास बहुत सारे प्लान हैं। कौन सा प्लान हो सकता है, कौन सा सरप्राइज़ है जो देना है? देखें, जो इजलास हुए सियासी कमेटी में, उसमें एक चीज़ पर जो है वो मुसलसल से गौर किया जाता रहा था, वो थे इस्तीफ़े, इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े। तकरीबन 155 अरकान हैं कौमी असम्बली में पीटीआई के, और इसी तरह 183 या 184 थे जो पंजाब असम्बली में थे। तो ये एक हिकमत अमली तय करने की कोशिश की जाती रही कि कौमी असम्बली से भी, पंजाब असम्बली से भी, इवन के जो दूसरी असम्बलियाँ वहाँ से भी फौरी तौर पर रिज़ाइन करके तो एक बहरान पैदा कर दिया जाए और नए इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश की जाए। हो जाएंगे लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, जो इतलात हैं, उसके मुताबिक जो है वो अक्सरियत इसके हक़ में नहीं है कि रिज़ाइन दिया जाए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि रिज़ाइन दिया जा सकता है, लेकिन अक्सरियत ये चाहती है कि अगर उन्हें अक्सरियत हासिल नहीं होती ऐवान में तो अपोजिशन में बैठा जाए, और अपोजिशन में बैठकर जो है वो भरपूर तरीके से 1.5 साल की या 1.25 साल जो भी रहता है उसकी अपोजिशन की जाए और उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। और अगर जो नई हुकूमत आती है उससे हालात कंट्रोल नहीं आते तो ये सूरत हाल भी जो है वो पीटीआई के मफाद में होगी। और उस हवाले से उनका ये कहना है कि अगर हालात कंट्रोल नहीं कर सकती नई हुकूमत तो डेफिनेटली वो भी नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, चाहे वो 4 या 6 महीने के बाद जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल भी पीटीआई को फ़ायदा दे सकती है, और इसके लिए हमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो सब्र और पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करना पड़ेगा, बजाय इस्तीफ़ों की हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। सही। तहरीक अदम एतमाद का मामला जब से ये चला है, अपोजिशन ये कहती रही कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, वफाकी वज़ीर इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते रहे, कहते हैं कल नहीं आज ले, हम इसको नाकाम बना देंगे, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और अब हम मुत्तहिद हैं, हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद भी बातें करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने जब रिक्वेजिशन जमा हुई तो वज़ीर-ए-आज़म ये कहते रहे कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, मैं तो चाहता था कि ऐसा कोई काम हो जाए, लेकिन अब अगर दुआ कबूल हो गई है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वोटिंग ना हो, और ये फिर कहा जा रहा है अपनी दुआ की कबूलियत के ऊपर कि आलमी साजिश है। सही तरह डील किया है वज़ीर-ए-आज़म ने इस चीज़ों को? देखें, इसमें जो डीलिंग थी उसका मसला था। एक तो आलमी साजिश के हवाले से अगर आप कहते हैं तो आलमी साजिश के हवाले से कोई ऐसा बड़ा सबूत सामने नहीं लाया गया। वो एक चीज़ है जो खुफिया अब तक किसी को बताया नहीं गया। एक अमेरिका का नाम लिया गया कि अमेरिका की तरफ से हुआ, अमेरिका की तरफ से तरदीद भी आ गई। फिर उसके बाद आप देखें तो
कुछ साफ़ियों से वो शेयर किया गया, और जो कौमी सलामती सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि कौमी सलामती का इजलास उस पर सबसे पहले होना चाहिए था, जो सबसे आखिर में हुआ। उससे पहले पब्लिक गैदरिंग में वो लेटर एक दफ़ा लहरा के जो है वो दूर से दिखाया गया और कहा क्या जी कि ये सीक्रेट है। अगर सीक्रेट था तो पब्लिक गैदरिंग में क्यों ऐसा लहराया गया? फिर उसके बाद उसको ले जाया गया कि वो जो है वो साफ़ियों से किया जाएगा, फिर उसके बाद वफाकी काबीना जो थे उससे शेयर किया गया, तो पीछे रह क्या गया? उसमें सीक्रेट क्या रह गया? आपका इतना बड़ा सीक्रेट था तो आपने इतनी जगहों पे क्यों किया? आप सीधा सीधा जाते, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाते, उससे एक अलामिया जारी होता और उससे मौक़िफ़ देता। आपका तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास सबसे आखिर में आया है, जो सबसे पहले होना चाहिए था। ये तो हो गई आलमी साजिश वाली बात। आलमी साजिश वाली बात अभी तक वो उस तरह सामने नहीं आई जितनी बड़ी साजिश करार दिया जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बाकी सूरत हाल की, तो बाकी सूरत हाल में हैंडलिंग कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इनके अपने वज़रा जो हैं वो अपने इत्तेहादियों के हवाले से मुसलसल ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे थे, और जब आप किसी के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर सकते हैं तो उससे ये आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो आपका साथ देगा? और अपोजिशन की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जा रहा था कि 2 से 3 जो वज़रा हैं वफाकी काबीना में शामिल, वो भी उनके साथ हैं और उनके भी उन्हें हमायत हासिल होगी। तो ऐसे में इत्तेहादियों के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया था। फिर उसके साथ साथ दोनों अतराफ़ से जो पेशकश की गई वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको देखें तो जो मुज़ाकरात हुए क्यू लीग के साथ, वो उसमें जो है वो वज़ारत आला की दोनों अतराफ़ से पेशकश के हवाले से बातें जारी रहीं, और अबिल आखिर जो है चौधरी परवेज़ इलाही जो है उन्होंने हुकूमत की पेशकश मान ली। अगर आप MKM की बात करते हैं तो MKM को जो है वो गवर्नर के ओहदे तक हुकूमत की तरफ से जो है वो पेशकश की गई, ज़रा ये कहते हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उन्हें जो है एक तो बल्दियाती इंतखाबात के ढांचे के हवाले से, और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे हैदराबाद और कराची के, उनके हवाले से जो है वो पेशकश की, और उस हवाले से मशावरत के बाद तैनाती का जो है वो अंदिया दिया, जिस पर उन्होंने कबूल किया। क्योंकि अगर आप देखते हैं जो सूरत हाल है, कराची और हैदराबाद ये 2 मेन ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो MKM है उसका वोट बैंक है। तो उसके लिए बराह रास्त MKM को ये ज़्यादा जो है वो सूट करता है कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे वो उनकी मर्ज़ी के लगे, ताकि उनके जो अवाम के काम हैं वो बेहतर तरीके से उनके हल हो सके, और वहाँ के इलाके तरक्की करेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा, बजाय इसके कि वो गवर्नरशिप पे बैठ जाएं। इसके साथ साथ जो मुसलसल बयानबाजी हो रही थी वफाकी वज़रा की तरफ से, आप गुज़िश्ता 1 माह के बयान उठा के देख लें, उसमें जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था जो इत्तेहादी हैं, तो उससे भी इत्तेहादी दिल बर्दाश्ता थे, वो हुकूमत की कारकर्दगी थी। और सबसे बढ़कर बात मेरी इनके जो इत्तेहादी जमातें थे उनमें से 1-2 के साथ बात हुई, तो उनका एक सबसे बड़ा जो गिला था वो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म उन्हें वक्त नहीं देते। अच्छा। बाकायदा तौर पर उनका ये कहना था कि उनके शहर में भी अगर वज़ीर-ए-आज़म आते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पड़ी भी हुई है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात का मौका दिया जाए, तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था और उनकी जगह किसी और को मुलाकात, जो उनके अपने MNAs होते थे, उनसे मुलाकात को तरजीह दी जाती थी। और ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो 3-3 महीने तक पड़ी रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सारा रवैया है, जिसकी वजह से इत्तेहादी भी जो है वो दिल बर्दाश्ता थे और वो चाहते थे कि उन्हें कोई रास्ता मिले, वो यहाँ से निकल कर किसी और तरफ जाए। लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ना, वफाकी वज़रा फवाद चौधरी साहब भी कहते हुए नजर आए कि इत्तेहादी काबीना में भी शामिल रहे हैं। मेन अगर MKM की भी बात की जाए तो अहम फैसलों के अंदर ये शामिल रहे, और इनको क्या चीज़ चाहिए थी? हर फैसले में तो हमने इनको साथ बिठाया है, मुशावरत की है, वक्त इनको दिया है, तमाम चीज़ें इनको दी हैं, तो फिर अलग होने की बात जो है वो समझ नहीं आती। बल्कि वो तो कॉन्फिडेंस है कि तहरीक अदम एतमाद दिन वापस आ जाएंगे ये सारे। देखिए, आखिरी वक्त तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि लम्हा बलम्हा तब्दील होती रहती है, और गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने देखा कितनी तेज़ी से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं। उसमें अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो जिस तरह हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो पोजीशन की तरफ आए तेज़ी से, उतनी तेज़ी से तवक्को नहीं की जा रही थी कि इतनी डेवलपमेंट होगी। लेकिन हुकूमती रवैये की वजह से शायद, और कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत से अपोजिशन की तरफ जाना बेहतर समझा, और शायद अपोजिशन जिस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और उसमें इत्तेहाद जो है वो देखने में आ रहा था कि 3 बड़ी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी थी। उसके अलावा जो बलूचिस्तान की कुछ जमातें थी उनकी भी उन्हें हमायत हासिल थी, तो फ़र्क काफ़ी कम रह गया था। तो इत्तेहादियों को शायद ये महसूस हो रहा था कि ये जल्द या बदेर जो है वो फ़र्क मिट सकता है। और बिलखुसूस जब सूरत हाल ये पैदा हुई कि PTI के मुनर्रफ अरकान सामने आए, तो उससे यकसर जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई, और सारे इत्तेहादी जो है वो हुकूमत की बजाय अपोजिशन की तरफ आना शुरू हो गए।
और इस सूरत हाल ने अपोजिशन को मज़ीद मजबूत बनाया है और ये अभी तक मजबूत है, लेकिन आखिर पे क्या होगा, आखिरी दिन क्या होता है, आखिरी लम्हे वोट किसको जाता है, ये कहना काबिल वक्त है। सही। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है, अपोजिशन ये दावे कर रही है वफाक के अंदर, उसके बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा कैसे होगा? इस्तेहकाम आ जाएगा जो अभी बेयकीनी की सूरत हाल है? अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें आप देखें तो जिस तरह एहतजाज की कॉल दी जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म के पिछले 15 से 20 दिन के दौरान जो मुख्तलिफ स्पीचेज़ हैं, चाहे वो अवामी इज्तिमा से हैं, चाहे वो कौम से एक या दो दफ़ा जो स्पीच की है, उस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो लगता नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम कहीं आएगा, क्योंकि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और कामयाब हो जाती है तो वो क्या जो है वो आराम से बैठेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर वो आराम से नहीं बैठेंगे तो उसका मतलब है एहतजाज का एक सिलसिला शुरू करेंगे और ये एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ शहरों में किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा और अमन मान की सूरत हाल के हवाले से सवालिया निशान पैदा हो सकता है। कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हुकूमत को काम करने से रोकने के लिए कोशिश की जाए, तो ये सारा सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उस तरफ लेकर जाएगा और मेरे ख्याल में जल्द या बदेर जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। सही, ठीक है। अच्छा हनीफ, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से फैसल हकीम साहब ने भी बात की कि मुनहरिफ अरकान जब सामने आए तो तब सूरत हाल जो है वो इत्तेहादियों के लिए मज़ीद उन्होंने ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया और उनको बेहतर लगा कि हम अपोजिशन के साथ ही खड़े हो जाएँ। ऐसी सूरत हाल के ऊपर पंजाब की सियासत में बड़े ज़ीरक समझे जाते हैं चौधरी बरादरान। आप समझते हैं कि उन्होंने सही फैसला किया कि जब इतनी बड़ी तादाद है, मुनहरिफ अरकान की हुकूमत की अपनी सफ़ों में तकसीम है, मुत्तहिदा अपोजिशन है, तमाम जमातें एक पेज के ऊपर हैं और PMLN-Q ने जो फैसला किया वह हुकूमत के हक़ में किया है, आप कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? एक बात बड़ी समझने की जरूरत है हमें कि जिन सियासतदानों को हम बड़े ज़ीरक कहते हैं, बड़े समझदार और सियासी कहते हैं, मेरी बात सबकी बात से है, इनका बड़ा जब आप बैकग्राउंड देखते हैं, इनको हमेशा जो है ना पॉलिटिक्स में चीजें अरेंज करके तैयार करके इनके तरफ कर दी जाती। इनके लिए जोड़ तोड़, इनके लिए जो है सहूलतकारी कोई और लोग होते और एक उसका क्रेडिट ये लेते बड़े ज़ीरक हैं और बड़े मामला फहम है और बड़े सियासी विजन रखते हैं और उसके नतीजे में रिजल्ट को मिलता था। लेकिन अब सूरत हाल इस दफा पहली दफा शायद चेंज हुई है कि जब वहां से चीजें अरेंज करके तैयार करके इनकी ग्रेड मिली, इनको खुद अपने फैसले करना है और ये पहला फैसले जब चौधरी साहब को खुद करना पड़ा तो चौधरी साहब ने अपने बेटे के साथ मिलकर बेटे की डायरेक्शन में जो फैसला किया उसको उनकी अपनी पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो 5 उनकी पार्टी थी, वो 5 उनकी पार्टी भी तस्लीम होगी उस फैसले पर। कितना अक्लमंदी वाला या सियासी शऊर वाला फैसला कह सकते हैं जिससे 5 उनकी पार्टी भी और उनके जो साथी थे, जो हामी थे, आसफ अली जरदारी साहब जो उनके लिए बड़ी वकालत कर रहे थे, उनके लिए डीएम कर रहे थे, वो भी नाराज हो गए और वो जो मुस्लिम नून के 30 साल के बाद उनकी घर चलती आई थी तो वो भी आके बक्के रह गए कि ये चौधरी साहब ने क्या फैसला किया। इसलिए चौधरी साहब ने मेरा ख्याल है कि अपने तौर पर अपनी अकल फहम और सियासी शऊर इस्तेमाल करते हुए पहली दफा फैसला किया और उस फैसले का वो पॉलिटिकली अच्छा फैसला नहीं। सही, ठीक है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि हनीफ कमर साहब की आवाज़ काइंडली क्लियर करवाइएगा, क्लियर आवाज़ उनकी नहीं आ रही। फैसल हकीम साहब, फिर वही बात कि वहाँ पर पंजाब की सियासत के ऊपर जिस तरह से बात कर रहे हैं हनीफ कमर साहब और जिस तरह अहम जो नुकात हैं उसके हवाले से वो निशानदेही भी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर PMLN-Q का जो फैसला था वो कैसा था? देखिए, PMLN-Q का फैसला जो है वो जो ज़राए हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो मोनी सिलाई थे वो काफ़ी हुकूमत के हक़ में थे और उन्हीं की बिना पर जो है वो फैसला किया गया, तो ये सूरत हाल जो है वो PMLN-Q को ख़ुद तकसीम कर गई है। तो बज़ाहिर जो वो इतना दानिशमंदाना फैसला नज़र नहीं आता कि आपके जो बहुत अहम रुकन हो और जनरल सेक्रेटरी हो आपकी पार्टी के तारिक बशीर चीमा जो वफाकी वज़ीर भी हैं वो अलल ऐलान कह रहे हैं कि वो अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे और उसका साथ देंगे। उसके साथ साथ अपोजिशन की तरफ से ये दावा कि उनके साथ मज़ीद 2 MNAs भी जो हैं वो अपोजिशन को वोट करेंगे, ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल होगी काफ लीग के लिए। और एक सवालिया निशान शायद हनीफ कमर साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकें, क्योंकि जो सूरत हाल वफाक में है काफ लीग की,
शायद ऐसी सूरत हाल पंजाब में भी हो, और पंजाब में उनके पास जो है 10 MPs हैं, तो अच्छा। उसमें से हनीफ कमर साहब बता सकते हैं कि क्या कुछ जो है वो अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं? सही। अच्छा हनीफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आ रही है। अच्छा ये बताइएगा, फैसल हकीम साहब ने सवाल आपके सामने रखा है कि क्यू जो है PMLN क्यू, उनके भी अरकान जो है वो टूट सकते हैं, और उनके जो कितने अरकान हैं जो वोट दे सकते हैं नून लीग के हक में भी? काफली के पंजाब में 10 मेंबर हैं वही असम्बली के। अच्छा। तो मेरा ख्याल है वो 10 के 10 तो इंटैक्ट हैं, उनमें से बहुत कम इम्कान है कि चाहे ऑपोजिशन के साथ काफली के तो नहीं जाएंगे, लेकिन काफली 10 सरकार के साथ वजीर आला तो नहीं बन सकती, वो सारी की सारी डिपेंडेंट है PTI पर। और PTI में इस वक्त अलीम खान ग्रुप है, तरीन ग्रुप है, पीला ग्रुप है, फोकर का ग्रुप है, ये 4 ग्रुप तो PTI में है, और उसके बाद बाकी PTI क्या बची है, उन 4 को अगर आप ना करें, इन चारों में सिर्फ एक शीना ग्रुप है जिन्होंने 14 अरकान के साथ, बाकी तरीन ग्रुप बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे अलीम खान का ग्रुप बड़ा ग्रुप है, फोकर का ग्रुप जो है वो 7 अरकान के साथ है। तो इस तरह चौधरी साहब तो फोकर डिपेंडेंट है PTI पे। PTI अब अगर सारी की सारी अगर इंटैक्ट रहती तो फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन PTI में कम से कम 20 अरकान जो है, कम से कम ये मैं फिगर दे रहा हूँ, 20 अरकान जो है वो तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप के जो है वो तो कंफर्म है। अगर वो 20 अरकान भी आ जाते हैं तो फिर भी इनकी तादाद जो है वो जो मेजोरिटी चाहिए 186 की उससे बढ़ जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मोर्चा ही हो सकता है जो वहां पे परवेज की हुकूमत बन जाए, या इस्लामाबाद के मावराए आइन इस्लाम हो जाता है, जिससे क्योंकि आज हर सूरत कौमी असम्बली में आज अच्छा अनिल, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, तरीन ग्रुप की बात की जा रही है, अलीम खान ग्रुप की बात की जा रही है, ये कोई खबरें हैं कि ये लोग जम हो सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, या फिर इसी तरह ये ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद रहेंगे? मेरा ख्याल है ये आगे चलकर ये डेवलपमेंट होगी। आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, और फिलहाल तो इनको टिकटें देने की बात हुई है। जब टिकटें दी जाएंगी तो इसमें 2 तरह की होती है, एक एडजस्टमेंट होती है कि इनके मुकाबले में नून लीग मना नहीं करेगी, और दूसरा ये है कि ये खुद भी नून लीग का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें इस बात पर ये तजवीज भी नून लीग के और अलीम खान और तरीन ग्रुप के दरमियान ज़ेरे बहस है, और आगे चलकर ये सही। हम कोशिश करेंगे हनीफ साहब से हमारा दोबारा रब्ता बहाल हो सके, लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस है। फैसल हकीम साहब, जिस तरह से बात की, आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है ये जो पंजाब के अंदर जो बिखरे हुए ग्रुप्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जम हो जाएंगे, और इनको अकोमोडेट किन बुनियादों के ऊपर किया गया है, किन बुनियादों के ऊपर इन्होंने हिमायत का ऐलान किया है? पंजाब जनूबी पंजाब की हद तक ही रहेंगे या फिर ये विफाक में भी आएंगे? देखें, कुछ तो ऐसे MNAs हैं जिनके साथ ये वादा किया जा रहा है कि उनको आइंदा इंतखाबात में टिकट मिलेगा। सही। इसमें MPs भी शामिल हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। जहाँ पे नून लीग का उम्मीदवार का कमज़ोर था वहाँ पे जो है वो शायद इनको टिकट दिया जाए। जहाँ पे जो है वो मुकाबला ज़रा क्लोज था वहाँ पे नून लीग जो है वो अपने उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। तो ऐसे बहुत से MNA और MPs हैं जिनके साथ ये वादा किया जा रहा है कि उनको आइंदा इंतखाबात में टिकट दिया जाएगा। और ये जो वादे किए जा रहे हैं ये उनके जो ग्रुप्स के सरबराहान हैं उनके साथ किए जा रहे हैं और उनके इल्म में है। तो जाहिर सी बात है जब उनके इल्म में है तो चाहे वो किसी भी ग्रुप का सरबराह हो, जब उसे भी टिकट मिलेगा, उसके MPs जो उसके साथ हैं उनमें से भी चंद के साथ जो है वो टिकट मिलेगा और चंद को दूसरी तरह एडजस्ट किया जाएगा। तो वो एक जम होने वाली सिचुएशन ही होगी जब वो नून लीग के निशान पे अगर इलेक्शन लड़ के आइंदा असम्बलियों में आते हैं तो वो नून लीग के अरकान होंगे, तो ये ग्रुप्स तो ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी तकसीम भी थी कि हम ऐसे अरकान जो कि फ्रंट लाइन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने पंजाब की हुकूमत को गिराने में या उनके लोगों को अपनी तरफ लेकर जाने में बड़ा किरदार अदा किया, उनको किसी ज़रूरत नहीं लेंगे। जैसे जहांगीर तरीन का नाम लिया जाता था, अलीम खान का नाम लिया जाता है, पंजाब में बड़े एक्टिव हैं। तो ये कैसे एकदम से समझौता हो गया है इनके सफ़ों के अंदर? फिर हम ये देखते हैं कि वोट को इज्जतों का बयानिया भी पीछे चला जाता है, जिनको नहीं लेना था अब उनको भी लेने की बातें हो रही हैं, उनको ले भी लिया। देखें, पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़ी जालिम है। पाकिस्तान की सियासत में हर लम्हा जो है वो सूरत हाल बदलती है और हर लम्हा जो है वो ये इलेक्टेबल्स जो हैं ये पार्टियां बदलते हैं। आप 99 की सूरत हाल को देखें, 2002 के इंतखाबात को देखें। 99 में जो नून लीग के फ्रंट लाइनर थे वो सारे के सारे जो हैं उस वक्त काफ लीग में थे या आज़ाद जीत के काफ लीग में शामिल हो गए थे।
आप 2008 में के इंतखाबात को देखें तो वो सारे उनमें से कुछ उठकर पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ काफ लीग में रह गए और ज़्यादा जो है वो नून लीग में आ गए। फिर आप 2013 के इंतखाबात को देखें तो ये सूरत हाल नून लीग के हक में आती हैं कि ज़्यादा जो इलेक्टेबल्स थे वो नून लीग के पास थे। फिर 2018 के इंतखाबात में यही इलेक्टेबल्स जो है वो नून लीग छोड़कर चले जाते हैं पीटीआई में, यही इलेक्टेबल्स जीत कर आते हैं। लेकिन नून लीग को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि कुछ उसका एक बयानिया ऐसा था और इस वजह से उसे जो है वो काफ़ी सीटें मिल गई। लेकिन अब सूरत हाल जो है ये इलेक्टेबल्स जो हैं वो दोबारा वही किरदार अदा कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को जिसके ख्याल में आइंदा वो बरसर इक़्तिदार आ सकती है या आइंदा उसके पास कोई अहम जो है वो सूबा हो सकता है, उनके पास जा रहे हैं। ये वाकई मौका शनास होते हैं ऐसे लोग, या फिर इनको डायरेक्शन दी जाती है कि अब आपने यहाँ पे और इतना अरसा यहाँ रहे, अब उसके बाद वहाँ पर? देखिए डायरेक्शन का तो सामने से कुछ नहीं कहा जा सकता कि डायरेक्शन कहीं से मिलती है या नहीं मिलती है। ये कह सकते हैं आपके मौका शनास ज़रूर होते हैं और ये जो है वो तेज़ी से बदलते हुए हालात का जायज़ा लेते हुए अपनी पोजीशन भी तेज़ी से बदलते हैं। अच्छा सर, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म की कल की तकरीर के ऊपर थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखें आप कि मैं कैसे कामयाब होता हूँ। अगर तरीके अदम एतमाद के ऊपर उनके पास नंबर्स भी वो नहीं है, 140 कल उनके पास लोग मौजूद थे, अपोजिशन अददी अक्सरियत अपनी ज़ाहिर कर चुकी है, उस सूरत के अंदर वाकई कोई ऐसा रास्ता है कि तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब होने के बाद भी वो मामला चलाते रहेंगे, जैसे उन्होंने आर्टिकल 94 का भी जिक्र किया जा रहा है? देखिए ऐसी सूरत हाल नज़र तो कोई नहीं आती। अगर अक्सरियत नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है नए कायदे अवान का इंतखाब जो है वो अमल में फ़ौरी तौर पर लाया जाएगा और ज़्यादा उसमें ताख़ीर नहीं की जाएगी। अगर इसके अलावा कोई सूरत हाल जो है वो इख्तियार की जाती है, कोई इक़दामात किए जाते हैं, तो वो ना सिर्फ एक बहरान का पेशखैमा बन सकते हैं बल्कि अमन व अमान के हवाले से भी और एक पॉलिटिकल क्लैश की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो ना तो सियासी जमातों के हक़ में होगी, ना पाकिस्तान के हक अवाम के हक़ में होगी और ना पाकिस्तान के हक़ में होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये सारी सूरत हाल जो है इसको कूल डाउन किया जाए, जो आइनी इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, जो आइन की हदूद में रहकर काम है वो किए जाएँ और बर वक्त वोटिंग कराई जाए और जो भी जिसके पास भी अक्सरियत है उसको अनाने हुकूमत दिया जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन के पास फार्मूला मौजूद है तमाम माशी तौर पर पॉलिसी को मुस्तहकम करने का, निकालने का, या फिर वही लालच है कि कुर्सी तक जाना है, शेरवानी पहननी है? देखें दावा तो हर कोई करता है। आप कोई भी इलेक्शन देख लें, जो बरसर इक़्तिदार आ रहा था उससे पहले उसने क्या क्या दावे किए, उसमें से कितने पूरे किए, कितने जो है वो रह गए। तो अब ये जो है वो मुख्तलिफ जमातों का एक मजमूआ है, इसमें भी जाहिर सी बात है कोई इतनी मजबूत हुकूमत नहीं होगी। 172 चाहिए, 177 या 178 इनके पास है, मुनर्रफ अरकान को छोड़ के। मुनर्रफ अरकान आ गए तो 200 के लगभग हो जाएंगे। अब ये कितनी देर इकट्ठे रह सकते हैं, ये एक सवालिया निशान है और मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर के लिए इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी जमातों के लिए आगे इलेक्शन मुहिम भी चलानी है और सारी सूरत हाल आइंदा और एक दूसरे के खिलाफ भी चलानी है, एक दूसरे के खिलाफ भी चलानी है, एक दूसरे से मुकाबला भी करना है। तो एक टारगेट होगा इनका, वो होगा इंतखाबी इस्लाहात के। इंतखाबी इस्लाहात फौरी तौर पर जो है उनका जो काम इल्तवा का शिकार है उनको मुकम्मल किया जाए और उसके मुताबिक, और मेरे ख्याल में 6 महीने तक जो है ये सेटअप होगा और उसके बाद अर्ली इलेक्शन की तरफ शायद चले जाए। ठीक है। डिप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया था हनीफ कमर साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।